A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11, chapter number 8, binomial theorem. This one is the fourth lecture on the exercise 8.1 binomial theorem. So I hope you will enjoy the video. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end, because in this lecture I am going to take the question number 8 and onwards from the exercise 8.1 element mathematics. If you still not watch the previous one video, you can do watch all that videos must, because in that was video I explain each and every concept related to the binomial theorem. That topic is very, very important. So you can easily find that video in my YouTube channel by searching class 11 chapter number 8 binomial theorem. So now look at the board please. Question number 9, exercise 8.1 है. The first three terms in the expansion of a binomial expansion are 1, 10 and 40. Find the expansion. अभी तक जितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए उस सब क्वेश्चंस में आपको एक्सपेंशन दी जाती थी और आपसे उसको एक्सपेंड करने को कहा जाता था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंशन खुद बनाइए. इट मीन्स यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, सेकंड टर्म 10 है और थर्ड टर्म 40 और आपको एक्सपेंशन बनानी है. तो आपको जनरल एक्सपेंशन का फॉर्मूला पता है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं. हम एक्सपेंशन लेट कर लेते हैं x प्लस वाई की होल पावर n, और इसकी एक्सपेंशन सोल्व करते हैं तो क्या आती है आपको पता हो, nc0 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म x इंटू वाई, फिर nc1 फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म y, प्लस nc2 फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म y. आपको 3 टर्म चाहिए, इसका मतलब डॉट डॉट कर दिया हमने. अब आपको फर्स्ट पावर पता है, फर्स्ट पावर n होती है तो n यहाँ पे n ही रखना है. फिर 1 पावर कम हो जाएगी तो n-1, फिर 1 कम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा n-2, और सेकेंड टर्म की पावर 0 से स्टार्ट होती है तो ये पावर 0, 1, 2. और याद करने का आपको इजीएस्ट मेथड ही बताया था, nc0 तो 0 है तो यहाँ 0 लिखिए, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखिए. तो इस तरह से यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, n-1 यहाँ पे. यहाँ पे nc2 है तो सेकेंड टर्म की पावर 2 और n-2 फर्स्ट टर्म की पावर. तो कंपेयर करिए, तो अब यहाँ पे हमारी nc0 फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म हमें कितनी दी हुई है, 1. क्लियर है. और आपको पता है nc0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1. यहाँ से तो कोई वैल्यू आपको नहीं मिली तो आप सेकेंड टर्म यूज करिए. सेकेंड टर्म क्या है यहाँ हमारी, nc1 x की पावर n-1 इंटू y की पावर 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमने एक चीज तो भूल गए. फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, पूरी कंप्लीट टर्म नहीं लिखी हमने. क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, nc0 x की पावर n इंटू y की पावर 0. ये वैल्यू क्या है हमारी, 1 है. पूरी वैल्यू चाहिए होगी ना. nc0 कितना हो गया, 1, x की पावर n एज इट इज, किसी की पावर 0, 1. इट मीन्स ये 1 इज इक्वल टू 1. तो आपको मिल गया x की पावर n इज इक्वल टू 1. यहाँ से एक वैल्यू निकल सकती है. कैसे निकल सकती है, x की पावर n. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर n, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है. अब तो देखो दोनों की पावर सेम है तो बेस शुड बी इक्वल. तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1. सेकेंड टर्म हमारी nc1 x की पावर n-1 इंटू y की पावर 1. सेकेंड टर्म हमारी कितनी है, 10. x की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है तो पुट कर दीजिए. nc1 कितना होता है, n, x की वैल्यू 1, n-1, y एज इट इज रहेगा, 1 इज इक्वल टू 10. तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है तो n इंटू 1 इंटू y की पावर 1 y रहेगा इज इक्वल टू 10. इसका मतलब n इंटू y इज इक्वल टू 10. आपको एक इक्वेशन मिल गई, इसकी वैल्यू ny इज इक्वल टू 10, बट कोई वैल्यू नहीं मिली. ना तो हमें n की वैल्यू पता ना ही y की वैल्यू पता, तो सोल्व नहीं हो सकता. अब थर्ड को यूज करिए. थर्ड क्या है हमारी, nc2 x की पावर n-2 और y की पावर 2. ये किसके इक्वल है, 40 की. वैल्यूज पुट करिए, x की वैल्यू 1,
तो इसको भी सोल्व कर लीजिए। NC2 जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, NC2 सोल्व कैसे करते हैं। n का फैक्टोरियल कहाँ तक सोल्व करना है, 2 टाइम्स तक। तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू n माइनस 1, और इसका फैक्टोरियल भी 2 तक सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 1। x की वैल्यू कितनी है 1, 1 की पावर n माइनस 2। y की वैल्यू पता नहीं हमें, y की पावर 2 इज इक्वल टू 40। ये कितना हो गया, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। 1 की पावर कुछ भी करो 1, y की पावर 2 इज इक्वल टू 40। तो ये क्या बन गया, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 1 इंटू वाई स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 40। जहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट दिस, क्योंकि आप यहां से और इसकी वैल्यू को यूज करके हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट, आपको बस याद रखना है एन वाई की वैल्यू कितनी आई 10। मैं अब इस पोर्शन को रब कर देता हूं, एन वाई इज इक्वल टू कितना आया 10। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां पे मैं सोल्व कर रहा हूं, यहां वाई स्क्वायर है, इसको मैं ये लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 y मल्टीप्लाई y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक y तो यहां लिख रहा हूं साथ में n इंटू वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर पहले चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये n इंटू वाई मल्टीप्लाई n माइनस 1 इंटू वाई लिख सकता हूं इसको एज इट इज में। ऐसे ही ये देखो n वाई को मैंने एज इट इज रखा, इस y की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा n y माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40। इससे बेनिफिट क्या हुआ, क्योंकि n y की वैल्यू मुझे पता थी 10, तो मैंने n y के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये 10 हो गया मल्टीप्लाई 10 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40। 2 से कट हो गया 5, सो 10 माइनस वाई इंटू 5 इज इक्वल टू 40। तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 बाई 5 इज इक्वल टू 8। तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू भी मिल गई आपको। अब एन वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 10 अपॉन में वाई, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आई 2, तो 10 बाई 2 कितना आ गया 5। इसका मतलब आपको सभी वैल्यू मिल गई। एक्सटेंशन हमारी क्या थी, x प्लस वाई की पावर n। x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू कितनी आई 2 और n की वैल्यू कितनी आई 5। यही है, तो आपकी एक्सपेंशन क्या बन गई जी। इसको सोल्व करके लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज आंसर किस फॉर्म में है, यस इसी फॉर्म में आपका आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग बाइनोमियल प्रूव दैट 2 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 49 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स क्या है आपका नेचुरल नंबर। इट्स वेरी इजी। आपको मैंने ये पहले लेक्चर में ही समझाया था कि एक एक्सपेंशन है जो काफी यूज होती है, तो वही एक्सपेंशन यहाँ मैं यूज करने जा रहा हूँ। फिर भी जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उनको मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, तो प्लीज मेक अ नोट वेरी केयरफुल। आपकी एक्सपेंशन जनरली क्या होती है, x प्लस वाई की होल पावर क्या होती है n। ये आपको पता है क्या होता है, nc0 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस nc1 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस nc2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अप टू प्लस चलती रहती है। ठीक है, फर्स्ट टर्म की पावर n होती है, तो पहले n फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2 अप टू ये चलता रहेगा। और सेकेंड टर्म की पावर 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 अप टू चलते। अब इसी का मैं स्पेशल केस यूज कर रहा हूं यहाँ पे। स्पेशल केस, जब यहाँ x को मैं 1 मान लेता हूँ, 1 प्लस और y को a ऐड कर लेता हूँ। यदि इस एक्सपेंशन को सोल्व करता हूँ तो यहाँ डिफरेंस क्या आया, n तो n ही रहा। फर्स्ट टर्म हमारी x की वैल्यू क्या बन गई
1, n तो n ही है, x की वैल्यू 1 है और y को क्या पुट करना है, e, यही आएगा। तो हमारी एक्सपेंशन ये क्या बन जाती है, nc0 x 1 हो गया 1 की पावर n, सेकेंड टर्म y हमारा a है तो a की पावर 0 प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 1 की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। ऐसे आप और भी लिख सकते हो nc3 1 की पावर n माइनस 3 और a की पावर 3 अप टू डैश 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 आप लिख सकते हो। अभी हमें इसी एक्सपेंशन का यूज करना है और क्वेश्चन वेरी इजीली प्रूव हो सकता है। कैसे होगा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 प्लस a की होल पावर n, nc0 1 की पावर कुछ भी होगा, इसका मतलब यहाँ 1 की पावर n 1 हो गया, जहाँ 1 की पावर n माइनस 1 ये भी 1 होगा, ये 1 की पावर n माइनस 2 नेचुरली ये भी 1 होगा। इसका मतलब सारी टर्म क्या हो गई 1। तो रिमेनिंग टर्म्स को लिखिए यहाँ पे, क्या बन जाएगा, किसी की पावर 0, मैं पहले स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ, a की पावर 0, अगली टर्म nc1 a की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर 3 प्लस अप टू डैश डैश। इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी है। यदि याद हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज क्या है, इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे। बस जैसे ही आपने आइडेंटिटी लिखी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पावर क्या है n, अपने क्वेश्चन में देखिए आपको क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। तो अपने फर्स्ट टर्म देखिए 2 की पावर 3n, जबकि यहाँ पे आपको n मिलता है, जबकि यहाँ पे क्या है 3n है, लेकिन आप इसकी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 और पूरे की होल पावर n लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 3n। यस, अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, आपको सोचना है ये 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। इसका मतलब n तो यहाँ पे n ही है और अंदर क्या आना चाहिए आपके पास 8। तो यहाँ पे 8 कैसे आ सकता है, जब a की वैल्यू को कितना पुट किया जाए 7। समझ आया। तो यस, अब आपको क्वेश्चन जिस टाइप का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको a की वैल्यू को एज्यूम करना है। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, क्या लेट करता हूँ a की वैल्यू को मैंने क्या लेट कर लिया 7। अब यहाँ पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा ये 1 प्लस 7 की पावर n इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए nc0, इसको तो सोल्व कर सकते हैं, ये क्या बनेगा 1, किसी की पावर 0 दैट शुड ऑल्सो 1 प्लस nc1 कितना होता है n होता है, a की पावर 1 कितना हो गया a, और a आपका कितना बना है अपने 7, तो ये 7 हो गया। nc2 इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 टर्म को सोल्व कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। इसको एच डी रहने दिए nc2, ये a है, a की वैल्यू 7 तो 7 का स्क्वायर, फिर ये nc3 7 का क्यूब प्लस अप टू डैश डैश डैश, इसको चलाना है। अब इसी से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्रूव। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब 2 लाइन का आंसर है क्या सिर्फ, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब ध्यान देखिए ध्यान से, मैं लास्ट से सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। 1 प्लस 7 कितना हो गया 8, इसका मतलब ये हो गया 8 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 प्लस n इंटू 7 7n। क्लियर। यहाँ पे हमें ये कहता था कि क्वेश्चन डिविजिबल बाय 49, तो इसका मतलब 49 एक फैक्टर कॉमन आना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ 7 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का क्यूब है, तो नेक्स्ट पावर 7 की पावर 4 आएगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ अप टू मिनिमम पावर ऑफ 7 कितनी है 2। इसका मतलब यहाँ से हम 7 का स्क्वायर क्या कर रहे हैं, कॉमन आउट कर रहे हैं 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे टर्म क्या रह गई आपकी nc2 प्लस यहाँ क्या रह गई आपकी nc3, और 7 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक पावर रह गई 7, तो क्या रह गया 7 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में करेंगे तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा nc4, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसको देखिए, ये 8 की पावर n इज इक्वल टू
अब ना प्रूव वाला क्वेश्चन जो आपने लिखा हुआ है उसको देखते रहिएगा। अब वहां पे 7n भी चाहिए था, 7n को मूव कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, 1 भी चाहिए था आपको, 1 को भी लेफ्ट साइड पे मूव करिए, तो क्या बन जाएगा ये माइनस का 7n माइनस के 1, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, टर्म क्या रहेगी आपके पास nc2 7 मल्टीप्लाई nc3 प्लस 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई nc4 अप टू डैश डैश चल रहा है। इसको कैसे लिख सकते थे आप 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1, इस 49 को डिवाइड में ले आइए, क्या बच गया आपके पास nc2 प्लस 7 मल्टीप्लाई nc3 प्लस 7 का स्क्वायर nc4 प्लस डैश डैश डैश। अब ये देखिए क्या है, ये टर्म इससे क्या हो गई डिविजिबल, जैसे मैं ये लिखता हूं 12 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितने में जाएगा, सॉरी 2 6 12, ये कट गया। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं इसको 12/2 इज इक्वल टू क्या है 6 है। तो आप ये कह सकते हो ना कि 2 क्या है, या कह सकता हूं ये 12 इज डिविजिबल बाय क्या है 2 है, तभी तो आपका आंसर आता है। ऐसे आप कह सकते हो ये टर्म क्या है डिवाइड में ये है, तो ये मतलब ये प्रूव हो गया कि 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो गया 49, और यही आपको क्या करना था प्रूफ। चीज समझाई, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा आपको माइंड शार्प करना हो तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। और ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, हर क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन बोल दूंगा, ये क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी आपकी यूज होगी, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है। देखिए इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, आपको प्रूफ करना है 3 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 26n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय कितना होना चाहिए 676। आपको पता है इसको कैसे लिख सकते हो 3 की पावर 3 की होल पावर n, तो ये कितना बन जाएगा 27 की होल पावर n माइनस में 26n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 676। ये हमें क्या करना है तो प्रूव करना है। अब आपको पता है एक्सपेंशन वही मैंने रब नहीं करी, एक्सपेंशन क्या आती है 1 प्लस ए की पावर n, ये टर्म्स होती है। अब यहाँ पे a की वैल्यू को क्या पुट करा जाए कि 27 बन जाए, नेचुरली है a की वैल्यू को कितना पुट करेंगे 26, तो यहाँ पे a की वैल्यू को मैं क्या पुट कर देता हूँ पुट a इज इक्वल टू 26। तो पहले ये स्टेप करना है, फिर आइडेंटिटी लिखनी है आपको वी नो दैट करके। अब a की वैल्यू 26 पुट करिए, कितना बन जाएगा ये 1 प्लस 26 की होल पावर n, n c 0, a की वैल्यू 26 है तो 26 रेज टू द पावर 0 प्लस n c 1, 26 रेज टू द पावर 1 प्लस n c 2, 26 रेज टू द पावर 2 प्लस n c 3, 26 रेज टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां तक समझ आ गया आपको? तो प्लीज मेक अ नोट दिस, आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब याद रखिए बस ये आपको प्रूव करना है, अब इजीली प्रूव हो जाएगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब 1 प्लस 26 कितना बन गया 27, तो 27 की होल पावर कितनी हो गई n इज इक्वल टू nc0 कितना होता है 1, 26 की पावर 0 ये भी 1, nc1 कितना होता है n, 26 की पावर 1 26 प्लस nc2, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, 26 का स्क्वायर एज इट इज प्लस nc3, नेक्स्ट टाइम 26 की पावर क्या आ गई क्यूब प्लस डॉट डॉट आ गया। अब 27 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 3n लिख सकता हूं, ये 26 इंटू n, इसको लेफ्ट साइड में ले आइए तो ये माइनस का 26n बन गया, 1 इंटू 1 को लेफ्ट साइड में मूव करिए, इसका मतलब यही टर्म हमको प्रूव करनी थी। अब रिमेनिंग टर्म क्या रह गई nc2 26 रेज टू द पावर 2 प्लस nc3
26 रेज़ टू द पावर 3 अप टू डैश डैश। आपको क्या प्रूव करना था कि डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए 676, और 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या ले लेते हैं 26 का स्क्वायर, क्योंकि मिनिमम पावर है यहाँ पर। तो ये 3 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 26 n माइनस 1, इसमें से 26 रेज़ टू द पावर 2 कॉमन आउट ले लीजिए, क्या बन गया यहाँ से nc2 प्लस में nc3 मल्टीप्लाई 26 प्लस अप टू डैश डैश, ये टर्म चलती रहेगी। अब 26 का स्क्वायर 676, इसको डिवाइड में ले आओ, 3 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 26n माइनस 1, डिविजिबल बाय कितना हो गया 676। ये क्या वैल्यू रह गई आपकी nc2 प्लस nc3 मल्टीप्लाई 26 प्लस डैश डैश डैश, इसका मतलब 2 हो गया कि ये टर्म क्या हो गई डिविजिबल बाय क्या हो गई 676, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया। आई होप आपको इसी समझ आई होगी, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम टू सेम इसी आइडेंटिटी बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, टू प्रूव करना है ये इक्वल टू दिस टर्म, वेरी इजी है, बिल्कुल सेम। देखो यहाँ पे 5 की पावर n है, तो यहाँ पे a की वैल्यू को कितना पुट करेंगे 4, ताकि 5 की पावर n बन जाए, इजी है। तो पुट a इज इक्वल टू 4, पुट करिए क्या बन जाएगा ये 1 प्लस 4 की पावर n इज इक्वल टू nc0, a 4 है 4 की पावर 0 प्लस nc1 4 की पावर 1 प्लस nc2 4 की पावर 2 प्लस nc3 4 की पावर 3 प्लस अप टू डैश डैश। इतना समझ आया। अब बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको देखो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 5 की पावर n इज इक्वल टू, इस टर्म को मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं ऊपर ताकि आपको एक कंपैरिजन करना सिखाऊंगा आपको। nc0 4 की पावर 0 प्लस nc1 4 की पावर 1 प्लस nc2 4 की पावर 2 अप टू डैश डैश डैश। बस हो गया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। कैसे 5 की पावर n ये मैच कर गया। अब आपको ये लिखना है, ये क्या होता है समेशन। समेशन का मतलब नंबर ऑफ टर्म का सम। ये दिखाई दे रही है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इसका मतलब इस सब के बीच में जो प्लस है, एडर है, उसको हटाने के लिए क्या साइन यूज करोगे समेशन। तो ये मैंने क्या लगा दिया समेशन। इस टर्म को मैंने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे दो टर्म है देखो, एक तो nc वाली और एक 4 वाली। देखो जो जो कॉमन है पहले उसको लिख लो। यहाँ पे n है, n सभी में है n c। इसके बाद ये वैल्यू चेंज हो रही है, इसको भी मत लिखो। उसके बाद 4 है, इसकी पावर 0 1 भी चेंज हो रही है। क्लियर हो गया। लेकिन ये टर्म तो सभी में है ना। अब जो वैल्यू चेंज हो रही है वो होता है हमारा वेरिएबल। उसको आप कोई भी नाम से दे सकते हो। जैसे यहाँ पे r की हेल्प से करा तो यहाँ लिख सकते हो r, और यहीं पे मैं r, क्योंकि देखो 0 और 0 सेम वैल्यू है, 1 और 1 सेम वैल्यू, तो यहाँ r है तो यहाँ भी r होगा। और r की वैल्यू 0 से स्टार्ट है और अप टू n तक जा रही है, तो इसको यहाँ लिख दो। r की वैल्यू 0 से स्टार्ट है और अप टू कहां तक जा रही है n। और यही चीज आपको क्या करनी थी प्रूव। Hence proof। क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इट्स सो इजी। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली 8.1। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। Now I am going to start the next exercise 8.2. Exercise 8.2। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में करेंगे। टॉपिक 1 है आपका एक्सरसाइज 8.2 में। फर्स्ट टॉपिक है जनरल टर्म। आपको कोई भी जनरल टर्म निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको ये लिखता हूं x प्लस 2 का होल क्यूब। इसको ध्यान से समझिएगा, x प्लस 2 का होल क्यूब। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, नेचुरली पावर 3 है तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी 4।
लेकिन वो टर्म्स कौन कौन सी आएगी मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ, फिर आपको ये पता चलेगा कि जनरल टर्म का बेनिफिट क्या है, क्यों जनरल टर्म हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी एक्सपेंशन सोल्व कर देता हूँ। आपको ये पता है सबसे पहले 3c0, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है x, सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या है 2, फिर क्या आती है पावर, ये आपको लिखनी है तो उसको आगे टर्म लिखिए। 3c0 से नेक्स्ट टर्म 3c1, फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 2 प्लस 3c2, फर्स्ट टर्म x एंड सेकेंड टर्म 2 प्लस 3c3, फर्स्ट टर्म x एंड सेकेंड टर्म 2। जब दोनों इक्वल आ जाते हैं एक्सप्रेशन एंड, पहली फर्स्ट टर्म की पावर क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 0 कितना हो गया 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, और ये पावर यहाँ है ये 0, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। इजीएस्ट मेथड है लिखने का। सोल्व आपने करना सीख ही रखा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा 1 आती है, तो ये क्या बन गया 1 x की पावर 3 और किसी की पावर 0 इज 1 प्लस सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म हमेशा n आती है, n यहाँ पे कितना है 3, तो 3c1 और 3c2 ये भी क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 3x की पावर 2 इंटू 2 प्लस 3c2 भी 2 आएगा, x इंटू 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 प्लस 3c3 लास्ट टर्म में दैट इज 1, किसी की पावर 0 1, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। इसको सोल्व करता हूं तो क्या बनेगा ये x³ प्लस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12x प्लस में 8। तो यही आंसर मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, x प्लस 2 का होल क्यूब। आपको पता है a क्यूब का a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। वही एक्सपेंशन आपकी 4 टर्म्स आ गई। लेकिन अब बाई चांस आपको पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, सारी टर्म की जरूरत नहीं है आपको, तो वो टर्म कैसे निकालते हो, बाय यूजिंग जनरल टर्म। फॉर एग्जांपल मैं जैसे ये टर्म निकालना चाहता हूँ, ये टर्म कौन से नंबर पर है 1 2 3, इसका मतलब मैं थर्ड टर्म निकालना चाहता हूँ, बाकी टर्म का कोई यूज नहीं करना चाहता, तो मुझे सारी टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। इस एक्सपेंशन से तो आपको सारी टर्म निकालनी पड़ती थी, अब मुझे सिर्फ यही एक्सपेंशन निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, उसके लिए जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इसको समझिए, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR, फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म y, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r, और जो वैल्यू यहां होती है वही वैल्यू यहां, सेम वही करा 0 0 और इन दोनों का डिफरेंस 3, ऐसे इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r यहाँ पे और y की पावर 0। अब आपको कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, थर्ड नंबर पे, तो इसका मतलब आपको निकालना है T3। तो बस एक स्टेप क्यों यहाँ पे याद रखना है आपको, जो टर्म निकाल रहे हो 3, थर्ड टर्म निकाल रहे हो, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब +1 करके लिखिए तो वो r की वैल्यू मिलेगी। क्या आप ये भी कह सकते हो कि जो सी टर्म निकालनी है उसमें से एक कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा वो r। कैसे, जैसे T3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 + 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 + 1 क्या होता है 3। इसको कंपेयर करूंगा 1 है, तो 1 से पहले क्या है r, तो r की वैल्यू क्या हो गई 2। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसे समझ जाओ, या कॉन्सेप्ट क्या है, जो सी टर्म निकालनी है उसमें से एक कम कर दो, वो क्या होता है आपका r होता है। ये चीज समझ आ गई। अब आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमारे पास r = 2 है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या पुट कर दो 2, और एक्सपेंशन आपको दी जाएगी, तो उससे क्या निकल जाएगा आपका जनरल टर्म। अब एक्सपेंशन यहाँ दे रखी है आपको, अब पुट करिए, n यहाँ पे कितना है 3, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है x है, सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है 2, फॉर्मूले में पुट करिए, n की वैल्यू कितनी होगी 3, c, r की वैल्यू कितनी है आपकी 2, फर्स्ट टर्म x ही है, पावर n माइनस r, सो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, सेकेंड टर्म y, y की पावर r, और r की वैल्यू है 2, ये आएगा। अब सॉल्व कर दो, 3c2 कितना होता है 3, x की पावर 1 x, y की पावर 2, y तो है नहीं यहाँ पे, y क्या था हमारे यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, सो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12x, और चेक करिए यहां से भी आपको क्या मिला 12x।
इसका मतलब ये जनरल टर्म है। जब आपको एक्सटेंशन में से पर्टिकुलर कोई एक टर्म निकालनी है तो उस केस में आप डायरेक्ट जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हो और वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये याद रखिएगा, जो टर्म्स आप निकाल रहे हो ये टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग से होती है। कई बार क्वेश्चन कहता है कि थर्ड टर्म निकालिए फ्रॉम द बिगिनिंग, या वर्ड कह देगा फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो आपको इसी टाइप से सोल्व करना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए क्या कह देता है कि फाइंड द थर्ड टर्म फाइंड आउट करिए फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द लास्ट। इन दैट केस में आप पजल हो जाओगे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए कैसे सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, उस चीज को याद रखिए। मैं लिखवा देता हूं आपको, फ्रॉम द एंड, यदि आपको फ्रॉम द एंड से निकालनी है कोई टर्म, कोई टर्म एंड से निकालनी है, तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट, अदरवाइज तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लीजिए, n माइनस आर प्लस 2 टर्म, ये वैल्यू होती है। मतलब n तो हो गया आपका एक्सटेंशन की पावर, r जैसे कहता है फ्रॉम द एंड थर्ड टर्म निकालो, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और प्लस में 2, तो इसको सोल्व करके आपको टर्म मिल जाएगी और टर्म को निकालने का रूल यही है। इसका मतलब ये लिखने से जो टर्म बन जाती है वो टर्म क्या बन जाती है, फ्रॉम द स्टार्टिंग से बन जाती है। तो इस चीज को याद रख लीजिएगा, कोई भी टर्म फ्रॉम द एंड से आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो आप उसको बिगिनिंग से बना लीजिए बाई पुटिंग दिस वैल्यू। एन आपको एक्सपेंशन, जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू 3 हो गई, मैं कहता थर्ड टर्म निकालनी है, इसका मतलब देखो एन की वैल्यू 3, थर्ड टर्म निकालनी है तो 3 माइनस 3, ये चीज समझ आ गई। और प्लस में क्या है 2, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया, कट गया 2, 2 मतलब सेकेंड टर्म। अब देखो यहां से इस एक्सपेंशन में थर्ड टर्म निकालनी फ्रॉम द लास्ट, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म। और स्टार्टिंग की बात करते हैं तो ये सेकंड स्टार्टिंग में कौन से नंबर पे हो गई, सेकंड नंबर। क्लियर हुआ। तो कोई भी टर्म यदि आपको एंड से फाइंड आउट करनी है तो आप उसको स्टार्टिंग में चेंज कर लो बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला n माइनस आर प्लस 2। इसको जरूर नोट करिएगा, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी है, एनसीईआरटी में नहीं है, एलिमेंट मैथ में बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके बेस पे, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। So we will start our next exercise in my next video. So please be ready for the exercise 8.2. We will meet very soon. Take the new lecture on the exercise 8.2. The general term, the whole concept is based on the general term. If you do more and more practice about the general term, then you will definitely solve all the question of the exercise 8.2. So try to do it yourself also before to get my video. So thank you once again.